Goal, nation's leading institute. Hello students, I am Deepak Deep. I am going to discuss physical chemistry part of AITS major test 5th and it was held on 15th March 2026. Let's start with first question of physical chemistry and it is question number 1 on the board. Question number 1 is pH of 0.5 molar sodium cyanide solution is. सोडियम साइनाइड सॉल्यूशन जैसा बच्चे आप जानते हैं एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है, तो आपको फॉर्मूला भी आता होगा इसका pH बराबर होगा 7 + 1/2 ऑफ pKa ऑफ HCN प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन, C बोले तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट। तो भाई वैल्यू पुट करते हैं, तो 7 + 1/2 pKb दिया हुआ है साइनाइड का। आपको पता है इधर साइड में लिख लेते हैं कि pKa + pKb जो होगा ये बराबर होगा 14 के, तो हमारा pKa HCN का आ जाएगा 14 - 4.7 से एंड दैट इज 9.3, तो यहाँ 9.3 रख दिया। वैसे ही log 0.5 निकाल लेते हैं हम लोग इधर साइड में। log 0.5 बोला तो log 1/2, log 1 is 0 minus 0.3, तो ये वैल्यू -0.3 आ गई log C की। तो ये 9 हो गया, 9/2 is 4.5, 7 + 4.5 is 11.5, तो आंसर हमारा हो जाता है सेकंड, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा आंसर, यानी कि इक्विलिब्रियम के सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का एक सिंपल सा क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। बस आपको यही पहचानना था कि सोडियम साइनाइड सॉल्ट कैसा है, फिर ये क्वेश्चन हो जाता आपसे। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप बोर्ड पे। 7 है अ सिल्वर क्वाइन वेइंग 12 ग्राम, सिल्वर क्वाइन जिसका वेट 12 ग्राम है, इसको डिसॉल्व किया हमने नाइट्रिक एसिड में, जो AgNO3 मुझे मिला उसको प्रेसिपिटेट कर दिया AgCl, एक बड़ी सी स्टोरी, और AgCl जो मुझे मिला 14.35 ग्राम मिला। भाई जो AgCl मिला है उसमें सिल्वर जो है वही तो इनिशियल सिल्वर से आ रहा है, तो ठीक है। हमको पता है AgCl के बारे में बच्चे, इसका मॉलिक्यूलर मास 108 प्लस 35.5 दैट इज 143.5 ग्राम। भाई अगर 143.5 ग्राम 143.5 ग्राम AgCl अगर मेरे पास है, तो सिल्वर 108 ग्राम सिल्वर इसके अंदर है, सिल्वर है इसके अंदर। भाई तो अगर मेरे पास 14.35 ग्राम सिल्वर क्लोराइड मुझे मिला है, जैसा कि ये डेटा है आप देखिए बोर्ड पे, तो 14.35 का मतलब इट शुड बी 10.8 ग्राम ओनली। तो भाई सिल्वर मुझे समझ में आ गया कि आउट ऑफ 12 ग्राम क्वाइन वी हैव 10.8 ग्राम सिल्वर, तो परसेंटेज ऑफ सिल्वर हो जाएगा जो है 10.8 आउट ऑफ 12 मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो 12 से ये हमारा 0.9 टाइम्स कैंसिल होगा, तो आंसर इज 90%, थर्ड आंसर। ये भी कह सकते हैं आप, अगर हम एटॉमिक कंजर्वेशन लगाएं कि भाई जो सिल्वर शुरू से था वही सिल्वर तो सिल्वर नाइट्रेट में आया होगा, वही सिल्वर कार्ब क्लोराइड में आया होगा, तो इससे हम सिल्वर कंजर्व करके सिल्वर का मास निकाल सकते थे AgCl से। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आप 10th देखें बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 10 है रिएक्शन 6 ग्राम A 6 × 10⁻23 एटम्स ऑफ B इतना मोल C, ठीक है। भाई इसमें हम लोगों को A और C का एटॉमिक मास दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए आपका B का एटॉमिक मास क्या होगा। मोल कॉन्सेप्ट लगाते हैं भाई, A + 2B एंड रिजल्ट इज AB2C3, बैलेंस्ड इक्वेशन A2B + 3C बैलेंस्ड इक्वेशन है। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन अगर A का 6 ग्राम है और इसका मॉलिक्यूलर मास 60 है बच्चे, तो 6/60 मोल है ये, दैट इज 0.1 मोल। 2B, भाई 2B के 6 × 10⁻23 एटम्स हैं, तो ये 1 मोल है, और 3C 0.036 मोल है। अगर हमने सबको इसके सामने लिखा तो
एक का 1 मोल के लिए 2 मोल 3 मोल चाहिए, तो इसके 0.1 के लिए ये हमको चाहिए 0.2 मोल, ये तो ज्यादा है। और 1 मोल के लिए 3 मोल चाहिए, तो 0.1 के लिए 0.3 चाहिए। 0.036 विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। मुझे लगता है सबसे पहला काम आपको भी लिमिटिंग रिएजेंट पता करना था। अब ये 2 डेटा बेकार हैं, हमको इससे क्वेश्चन को करना है कि जी अगर 0.036 मोल होता कार्बन का सी का, तो आपको ये 1 मोल मिलता। 1 मोल मिलता बोले तो मॉलिक्यूलर मास यूज कर लेते हैं, ऐसे ही लिख लिया कि इसका 1 मोल मिलता। तो भाई अगर ये कितना मोल है हमारे पास, इसका हम लोगों ने यूज किया है कितना भाई, ये हमारा अगर ये 3 मोल होता सी, 3 मोल सी, तो 1 मोल हमको AB2C3 मिल जाता। तो 0.036 मोल से कितना मिलेगा, निकाल लिया 1/3 ऑफ 0.036 बच्चे, और ये जो आया हमारा ये आ गया 0.012। इक्वेट कर देते हैं मोल से, 0.012 मोल होना चाहिए था, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज गिवन एज 4.8 ग्राम। 4.8 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, ए का तो भाई 60 है, बी का भाई निकालना है हमको, तो बी को हम चलो बी ही मान लेते हैं, बी 2 हो जाएगा, और प्लस सी हमारा 70 है, 70 इंटू 3 इज 210। तो ये हमने सॉल्व करना है, ये हमारा क्या हो जाएगा 12/1000, इट इज इक्वल टू 48/60 प्लस 200 एक साथ जोड़ ही लेते हैं ये हम लोग, तो ये हमारा हो जाना है 270 और प्लस 2b। तो अगर ये सॉल्व किया तो ये हमारा 12/1000, ये 4.8 था, तो ये 4800/12 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो 2b की वैल्यू यहां से सॉल्व करते हैं तो 65 आ जाना है हमारा। तो आप इसको करके देखिए, आंसर आ जाएगा हमारा सेकंड। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, लेकिन हाँ कैलकुलेटिव है, मोल कॉन्सेप्ट है, लिमिटिंग रिएजेंट पहले डिसाइड करना था, फिर ये क्वेश्चन आपसे हो जाता। क्वेश्चन नंबर 10th के बाद 12th देखें आप बोर्ड पे। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कॉजेस। भाई कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलाइसिस जब होगी बच्चे, तो Cu2 पॉजिटिव आयन है, SO4 2 नेगेटिव आयन है, वाटर है, कॉपर रिड्यूस होगा, कॉपर और वाटर में कॉपर जाएगा, और कॉपर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड में Cu सॉलिड बनेगा, और मीनवाइल वाटर ऑक्सीडाइज होगा एनोड पे O2 गैस में, और 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देगा। बैलेंस कर लिया तो हाफ O2। कहना यह है कि BH पॉजिटिव डेवलप हो रहा है, मतलब धीरे धीरे सॉल्यूशन में इन सॉल्यूशन हमारे पास H2SO4 डेवलप होता जाएगा, जिसकी वजह से पीएच सॉल्यूशन का डिक्रीज करेगा। तो कॉपर मिलेगा कैथोड पे, ऑक्सीजन मिलेगा एनोड पे, और इन सॉल्यूशन H2SO4 डेवलप होता जाएगा, पीएच डिक्रीज करता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12th के बाद 14th देखें आप बोर्ड पे। 19.5 ग्राम fluoroacetic acid is dissolved in 500 gram water. Depression in freezing point of water observed is 1.5. Percentageation of fluoroacetic acid is okay. सबसे पहले बच्चे हमको अगर डेल्टा TF का डाटा है तो परसेंटेज के लिए मुझे I निकालना होगा। तो डेल्टा TF की वैल्यू आपने 1.5 दी है, I we have to find out, KF की वैल्यू 1.86 है, मोलालिटी के लिए 19.5 ग्राम, फ्लोरोएसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 78, और ये 500 ग्राम में डिसॉल्व किया है into 1000। ये मोलालिटी लिख लिया, तो 500 से ये 2 टाइम्स, 19.5 से ये 4 टाइम्स, 2 से ये 2 टाइम्स, तो I comes out to be 3/1.86। ये वैल्यू लगभग 1.6 के आसपास आ जाती है, और I चूंकि ये आयनाइज होके 2 ही आयन देगा तो 1 प्लस अल्फा होगा, तो अल्फा आ गया बच्चे 0.6, तो परसेंटेज आयनाइजेशन 60% रिपोर्ट करते हैं। तो आंसर सेकंड करेंगे इसका। डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M, I पता किया, I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इक्वेट किया, अल्फा निकलेगा, और फिर परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 17th देखें आप बोर्ड पे।
प्रोसेस विद नेगेटिव एंट्रोपी चेंज, इनमें से किसका एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है, ऐसा पूछ रहा है। डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट टू CaONSO3, भाई डिसोसिएट होना मतलब एंट्रोपी बढ़ना, तो यहां तो एंट्रोपी पॉजिटिव है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ड्राई आइस मतलब CO2 बच्चे, CO2 सॉलिड से CO2 गैस बन रहा है, मतलब एंट्रोपी तो बढ़ रहा है। डिसोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन वाटर, जब भी हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं इंटरमिक्सिंग होता है, और इंटरमिक्सिंग का एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होता है, बढ़ता है एंट्रोपी मिक्स होने से, तो ये भी पॉजिटिव है। सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2 and H2, भाई नाइट्रोजन गैस जब हाइड्रोजन गैस से मिलेगा और अमोनिया बनेगा, तो पहले मेरे पास 4 मोल गैस थे, अब 2 मोल गैस हैं, तो एंट्रोपी तो डिक्रीज कर गया, तो आंसर करते हैं इसका 4th। बाकी तीनों ही केस में पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, यही वो केस है जहां एंट्रोपी चेंज क्या है भाई, नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 बड़ा वेल नोन क्वेश्चन है, आपने बड़ा प्रैक्टिस किया होगा, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहे कि इसमें से XYZ क्या होगा 2s ऑर्बिटल के लिए। XYZ मतलब y एक्सिस पे आपने क्या रखा है। आपको पता है बच्चे कि जो साई होता है इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, और साई की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 हो सकती है। पक्का ये तो साई है या R है ये वाला कर्व। तो दूसरा, साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमा से शुरू होती है, और s ऑर्बिटल के लिए मैक्सिमा से न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। तो पक्का ये जो कर्व है ये साई स्क्वायर या R स्क्वायर का है, और 4 पाई R स्क्वायर में R टर्म खुद ही है, R की वैल्यू 0 पे तो 0 होगा, तो पक्का ये कर्व जो होगा वो 4 पाई R स्क्वायर डियर साई स्क्वायर का होगा। तो आंसर करते हैं हम लोग इसका सेकंड। 18th का आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद आप देखें बोर्ड पे 21 सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है। मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट्स A and B has total vapor pressure like this. PS is given in terms of chi A, and we have relation PS is equal to P naught A chi A और प्लस P naught B into chi B बच्चे। तो हम इसको अगर chi A के टर्म में लिखना चाहें तो P naught A chi A रहने दें, और इसको लिख सकते हैं P naught B 1 माइनस chi A, एंड P naught A chi A एक स्टेप और लिखते हैं हम इसको P naught B माइनस P naught B इंटू ये chi A है, ये हमारा chi A था, तो P naught B इंटू chi A आ जाएगा। तो अगर हम P naught B को आगे ले लें और प्लस की जगह हमको माइनस चाहिए यहाँ एक्सप्रेशन में, ये भी हमको ध्यान रखना है। तो अगर यहाँ माइनस लिखें तो chi A अगर माइनस में लिखा है तो P naught B माइनस P naught A हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा ये। अब ऊपर वाले इक्वेशन को भी इधर दूसरे कलर से लिख देता हूं मैं एक साथ, जिससे आप कंपेयर कर पाएं। PS इज इक्वल टू 254 माइनस chi A, और ये वैल्यू 119 है। अब आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि P naught B is 254 और P naught B माइनस P naught A is 119। तो P naught A will be 254 minus 119, that is 135। तो हमारा P naught A आ गया 135, P naught B आ गया 254। तो P naught A P naught B रिस्पेक्टिवली पूछा है, तो आंसर इज 135 एंड 254। थर्ड आंसर। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आसान लगा होगा, लेकिन हाँ थोड़ा प्रिकॉशन लेना था, माइनस साइन था, ध्यान रखना था इसका। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 23 देखें आप। T1/4 can be taken as the time taken for the concentration of reactant to drop to 3/4। 3/4 हो जाना मतलब 1/4 कंप्लीट हो जाना। तो सिंपल T का इक्वेशन आपको फर्स्ट ऑर्डर में पता है बच्चे कि भाई 2.303, इसने बोला है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए काम करना है, डिवाइड बाई K लॉग ऊपर अगर 1 तो नीचे 3/4। तो T कम्स आउट टू बी 2.303 बाई K लॉग 4/3। लॉग 4 की वैल्यू अगर आपको पता है बच्चे तो ये 0.6020 होता है, और लॉग 3 की वैल्यू 0.477 होती है। मैं इसको 0.6 लेने जा रहा हूं और इसको 0.48 लेने जा रहा हूं अप्रॉक्स।
तो ये वैल्यू 2.303 बाई के इंटू 0.12 आ जानी है टी। ये सॉल्व किया वैल्यू तो 0.29 बाई के आ जाती है। तो थर्ड आंसर इसका हम लोग करते हैं टी हाफ का सिंपल सा एक्सप्रेशन वो यूज करके हमारा आ जाता। लेकिन इसने 1/4 बोला है तो के टर्म्स में ही हमने निकाल लिया कि जब 1/4 रिएक्शन कंप्लीट हो, मतलब 3/4 बचा रहे, 25% खत्म हुआ है, 75% बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 25 देखें आप बोर्ड पे। द वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SF6 S and F आर गिवन। ओके, तो एवरेज SF बॉन्ड इंथैल्पी पूछ रहा है। भाई बॉन्ड इंथैल्पी के लिए हम प्रोसेस लिख लेते हैं। SF6 गैस अगर टूट के S गैस और 6 आइसोलेटेड गैस एटम फ्लोरीन के बन जाए तो इसमें हमने 6 CF बॉन्ड तोड़ा है। और इस क्रम का इंथैल्पी चेंज अगर हम निकालें तो डेल्टा H बराबर होगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। सल्फर का कितना है भाई 275, और अगर हम देखें फ्लोरीन का तो कितना है भाई, तो वो है 80। तो 80 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये 80 मल्टीप्लाइड बाई 6 ये हमारा हुआ प्रोडक्ट माइनस ऑफ 1100। तो ऐसा हमने सॉल्व करना है। ये सॉल्व करके हमारा डेल्टा एच आ जाएगा। डेल्टा एच आ जाएगा कितना 275 प्लस 480 और प्लस 1100। और इससे बॉन्ड एनर्जी अगर मुझे डिफाइन करना हो तो इसमें डेल्टा एच में आपने 6 बॉन्ड तोड़ा है, तो ये जो डेल्टा एच आया है इसको 6 से डिवाइड कर दिया। तो जब सॉल्व करते हैं बच्चे तो आंसर सेकंड आ जाता है 309.16। ये कैलकुलेटिव था थर्मोडायनेमिक्स बॉन्ड एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 29 देखें आप बोर्ड पे। Statement 1, electrolysis of cupric chloride gives 1 mole copper and 1 mole chlorine by the passage of suitable charge। भाई ठीक है, 1 मोल जब कॉपर मिलेगा तो भाई ये Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu जाएगा, मतलब 2 फैराडे चार्ज से, और मीनवाइल Cl नेगेटिव 2 Cl नेगेटिव Cl2 में जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब उस 2 फैराडे से 1 मोल और ये भी 1 मोल मिलेगा। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। इक्वल इक्वलेंट्स ऑफ कॉपर एंड क्लोरीन आर फॉर्म ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ सेम चार्ज। ये तो है ही फैराडे लॉ कि भाई सेम इक्वलेंट्स डिपॉजिट और डिस्चार्ज होते हैं जो हमारा सेम चार्ज अगर पास होता हो तो अगर हम नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स देखें तो दोनों कई सेम ही होंगे। तो आंसर इज बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आंसर किया जाए फर्स्ट 29 का पहला। 29 के बाद 30 देखिए। Rate of disappearance of nitrogen is 2.8 gram per liter per second when it reacts with H2। ऐसा रिएक्शन लिखा है बच्चे, हम लोग भी लिख लेते हैं N2 plus 3H2 and result is 2NH3। According to question ये 2.8, अगर बच्चे ये 28 ग्राम रिएक्ट करता तो ये 6 ग्राम रिएक्ट करता। बोले तो अगर ये 28 ग्राम पर लीटर पर सेकंड, इसमें भी पर लीटर पर सेकंड लिख दें और इसमें भी पर लीटर पर सेकंड लिख दें तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि 2.8 हो गया ये, तो पक्का ये कितना हो जाएगा 0.6 ग्राम पर लीटर पर सेकंड। बोले तो सिंपल स्टोइकोमेट्री से 28 ग्राम नाइट्रोजन जाता तो 6 ग्राम हाइड्रोजन जाता। तो अगर ये 2.8 ग्राम डिसअपियर होने का रेट है तो उसका 0.6 होगा। तो आंसर इज फोर्थ वन। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर फोर्थ हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 32 देखें आप बोर्ड पे। एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द फोर्थ ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट इन अ H एटम। एक H एटम की बात करी है, ध्यान देना बच्चे, एक H हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर ये फोर्थ ऑर्बिट की बात कर रहा है, मतलब पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, ऐसे फोर्थ ऑर्बिट, तो कह रहा है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने फोटोन्स एमिट करेंगे, कितना वेवलेंथ होगा टाइप की बात। तो भाई अगर ये 1 2 3 4 है तो 4 से अगर हम मान लीजिए ऐसे करें 1 2 3 4 में, ये पहला बोर ऑर्बिट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, एक ही इलेक्ट्रॉन को आना है 4 to 1, तो ये 4 to 3 आया होगा, 3 to 2 मैक्सिमम पूछ रहा है।
क्योंकि अगर हम 4 to 1 जंप करा देंगे तो एक ही लाइन मिलेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है भाई, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइन के लिए हर स्टेप लिया मैंने, तो ज़्यादा से ज़्यादा फोटॉन्स ही एक इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम कितना कर सकता है, 3। ध्यान रखना बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन के लिए सोचना है, टोटल लाइंस नहीं सोचनी हमने, बस और बस एक हाइपोथेटिकल केस जिसमें डिस्चार्ज ट्यूब में बस एक ही हाइड्रोजन एटम हो, एक ही इलेक्ट्रॉन हो। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद 44 देखें आप बोर्ड पे। मैच द कॉलम्स H2 plus I2 goes to 2HI। भाई इसमें डेल्टा एनजी 0 है, तो इसका आंसर अनअफेक्टेड बाय इनर्ट गैस का एडिशन और अनअफेक्टेड बाय इंक्रीज इन प्रेशर तो कर ही सकते हैं। और हम अभी मान के चल रहे हैं कि भाई कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर का कोई मतलब नहीं है, तो किसी भी कंडीशन में अनअफेक्टेड ही रहेगा कांस्टेंट प्रेशर पे भी। CaCO3 CaO plus CO2 गैस, भाई डेल्टा एनजी की वैल्यू पॉजिटिव है, प्रोडक्ट साइड मोल्स ज्यादा हैं, तो अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो बैकवर्ड शिफ्ट होगा, तो B का तो समझ में आ रहा है S होगा और बैकवर्ड शिफ्ट होगा, और कोई इसका मैच नहीं कर रहा है, ठीक है जी। और N2 3H2 2NH3 मोल्स इधर कम है गैस के मोल्स, तो प्रेशर बढ़ाऊंगा तो फॉरवर्ड जाएगा, प्रेशर बढ़ाऊंगा तो फॉरवर्ड जाएगा, Q इसका मैच कर रहा है। और ऑब्वियसली बैकवर्ड शिफ्ट बाय इनर्ट गैस, इनर्ट गैस अगर कांस्टेंट प्रेशर डालते हैं तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जिधर गैस के मोल्स ज्यादा होते हों, तो ये तो मैच कर रहा है Q। PCl5 PCl3 Cl2, फिर से वही बात, इसमें भी इधर ज्यादा मोल्स हैं लाइक B, तो ये भी मैच कर जाएगा किससे, हमारा DBS से। तो आंसर करते हैं, एक का P और R, एक का P और R दो जगह पे मिल गया भाई, यहां और यहां। फिर कह रहा है B का S, तो आंसर करते हैं फर्स्ट, बाकी सब C का Q मैच कर रहा है और D का S मैच कर रहा है, तो 44 का आंसर फर्स्ट हो जाना है, मैट्रिक्स मैचिंग। फोर्टी 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 45 देखें आप। फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया हुआ है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। भाई Kc का यूनिट डिपेंड करता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा N, क्योंकि ऊपर अगर हम लिखें तो 4 और 6, अगर मैं लिख ही दूं इसको Kc को, तो भाई ये P का पावर 4 Q का पावर 6 होगा, और नीचे A का पावर 5 और B का पावर 5 होगा। भाई ऊपर भी 4 और 6 10 कोएफिशिएंट है, इधर भी 10 कोएफिशिएंट है, मोल पर लीटर का पावर ऊपर भी 10 नीचे भी 10, तो इसमें समझ में आ रहा है कि इसमें कोई यूनिट नहीं होगा, तो आंसर करते हैं यूनिटलेस, फोर्थ आंसर 45 का। तो ये था आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर, होप आपने बहुत अच्छा किया हो हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच।